Hello and welcome to Achievers Hive, dear learners of IGNOU MS Psychology MPC 002 के इजी नोट्स की सीरीज़ का आज ये लास्ट वीडियो है। 10th वीडियो आप देख रहे हैं और इसी के साथ आज हम MPC 002 के पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ इजी नोट्स। आज जो टॉपिक है वो हम कंटिन्यू करेंगे। आप प्रीवियस वीडियो देख के आए होंगे तो अडल्टहुड चल रहा था। अडल्टहुड में हमें मिडिल ओल्ड सभी कुछ हमने एक साथ लेके चल रहे हैं, प्री पोस्ट सभी कुछ। तो बिफोर आई स्टार्ट टुडेज़ वीडियो, एक चीज़ जो मैं लास्ट वीडियो में मेंशन करना भूल गई, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि ये जो पोर्शन है ना अडल्टहुड वाला, इसमें से कंफर्म एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और यहाँ तक ये भी पॉसिबल है कि सेक्शन ए में आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएं। एक तो ओल्ड एज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लास्ट मैंने आपको कॉग्निटिव चेंजेस पढ़ाए भी थे, वो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। और इसके अलावा ओल्ड एज का कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, अगर कॉग्निटिव नहीं भी आ रहा है तो कुछ तो बनेगा ही। ये पॉसिबिलिटी भी है कि ओल्ड एज का एक क्वेश्चन सेक्शन ए में और एक बी में मिल जाए, मतलब इतना ज़्यादा आता है। शॉर्ट टॉपिक है इसलिए मैं इस पर फोकस कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि सेक्शन ए में भी कई बार 2 टॉपिक, एक अडल्टहुड का कोई बिगिनिंग का फेज़ ले लेंगे और एक ले लेंगे ओल्ड एज, क्योंकि वो पोस्ट अडल्टहुड या लेट अडल्टहुड के नाम से ना देखिए ओल्ड एज में डाल देते हैं और दूसरा क्वेश्चन वो मिडिल अडल्टहुड का डाल देते हैं, तो ऐसा लगता है 2 डिफरेंट टॉपिक हैं, लेकिन वो होते एक ही रेंज के अंदर के हैं। क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं, हम जो है वो प्री पोस्ट सारा कुछ एक ही संग तो लेकर चल रहे हैं। आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे कि समझने में भी चीज़ें आसान हो रही है कि अगर हम कॉग्निटिव पे चल रहे हैं तो तीनों फेज़ एक साथ, फिर साइको सोशल चल रहे हैं तो तीनों फेज़ एक साथ, तो समझने में आसानी हो रही है। खैर, ये हमने अपने कन्वीनियंस के लिए भी किया है यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आज के टॉपिक जो हैं इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो लॉन्ग वाले हैं, 10 मार्कर वाले हैं, तो पढ़िए समझिए। आप ऑलरेडी, मैंने कहा कि ये तो आपकी एक्सपर्टीज़ है अडल्टहुड की, क्योंकि आप ऑलरेडी अडल्टहुड में ही हैं, तो समझना भी आसान है और करके आना भी आसान है। अब मिडिल अडल्टहुड कौन सा फेज़ है? लास्ट वीडियो में पढ़ा था, आपने पढ़ा था, जो हमारा 40 से लेके 65 या 60 तक का जो फेज़ होता है वो मिडिल अडल्टहुड कहलाता है। तो उसमें कौन कौन से चैलेंजेस होंगे? तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं, मतलब क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं इस टाइम पर। आप हर एस्पेक्ट पे सोचिए, सोशल लेवल पे सोचिए, करियर पे सोचिए, फाइनेंसेस पे सोचिए, हेल्थ रिलेटेड सोचिए, है ना। जो भी जो हमारे पॉइंटर्स हो सकते हैं उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, ये आपको आंसर लिखना है। जिस तरह से मैं आपको ये हिंट देके ऐसे बता रही हूँ, अगर इतना भी आप समझ रहे हैं तो आप आंसर पूरा लिख सकते हैं। मैं 100% श्योर हूँ, आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो आंसर नहीं लिख सकता इसके बाद। पर थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड वे में समझ लेते हैं, ये भी काम हमें करना ही है। तो मिडिल अडल्टहुड एक कॉम्प्लेक्स और डायनामिक स्टेज है जिसको हम सैंडविच जनरेशन कहते हैं। आई एम श्योर सैंडविच जनरेशन का मतलब आपको समझ में आ ही रहा है। मिडिल में है, हमें अपने ओल्डर पेरेंट्स का भी ध्यान देना है, यंगर जनरेशन को भी देखना है, और दोनों के डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड भी करके चलना है। हमें पता है ना, एक जनरेशन गैप हो जाता है। हमारे जो पेरेंट्स हैं, ओल्डर पीपल हैं हमारे घर में, उनकी थिंकिंग थोड़ा डिफरेंट होती है, फिर हम कुछ और सोचते हैं और हमारे बाद आने वाली जनरेशन की तो थिंकिंग बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, तो हम वहाँ पे सैंडविच हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको सैंडविच जनरेशन कहा जाता है। हम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच भी जगल करते हैं यंगर और ओल्डर जनरेशन में। ये जो पीरियड है वो एक डेवलपमेंटल टास्क लेके आता है, मिक्स ऑफ पर्सनल रिफ्लेक्शन, एमर्जिंग चैलेंजेस। यहाँ ये जो फेज़ है ना, इसमें क्योंकि जो हमारी जनरेशन आ रही है उसकी भी चीज़ों का ध्यान रखना है, मतलब हमें एट द सेम टाइम अपनी प्रॉब्लम्स को तो हैंडल करना ही है। अडोलेसेंस वाले एज से भी टैकल करना है, ओल्ड एज से भी टैकल करना है और अपने से भी करना है, तो मतलब बहुत कुछ एक साथ करना पड़ जाता है। इसीलिए इट्स अ मिक्स ऑफ डेवलपमेंटल टास्क। इसका मतलब यही हुआ कि डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस के डिफरेंट टास्क को हमें अंडरस्टैंड करके चलना होता है, ये इस लाइन का मतलब हुआ। अब हेल्थ और फिजिकल चैलेंजेस क्या होते हैं? एज बढ़ने के साथ साथ एज के बढ़ने की टेंशन भी साथ में आती है। आप अक्सर ऐसे लोगों को देखते हुए सुनेंगे, भाई कितना भी हो, मुझे भी कई बार ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार एज बढ़ रही है। तो जो लोगों को लाइफ में बहुत कुछ करना होता है ना, वो ज़्यादा फील करने लगता है, उनके साथ भी प्रॉब्लम होती है कि उन्हें लगता है कि बहुत कुछ लाइफ में करना है, यार एज तो निकलती जा रही है, ऐसा भी होता है। तो खैर, जोक्स अपार्ट, एंग्जाइटी लेकर आती है ये, और हेल्थ को लेकर भी कॉन्शियसनेस लेके आती है। जिससे जैसे उम्र बढ़ेगी, ज़रा छींक भी आती है ना तो टेंशन होने लग जाती है कि कहीं ये बढ़ के कुछ और प्रॉब्लम ना बन जाए, जबकि वही चीज़ जो पहले होती है तो उसको हम उतना सीरियसली लेते नहीं हैं। वन सेट ऑफ क्रॉनिक कंडीशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो यहाँ से बर्थ लेती ही लेती हैं। इस पर भी डिपेंड करेगा कि हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर है, इम्यून सिस्टम है, हमारी डाइट शुरू से कैसी रही है, हमने अपनी बॉडी का ख्याल कैसे रखा है, उसके बेसिस पर भी हेल्थ हमारी आगे जाएगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो अपने इफेक्ट्स होते ही हैं। मेनोपॉज से कोप करना, एनर्जी रिड्यूस होना, फिजिकल लिमिटेशन भी एसेंशियल हो जाती हैं, क्योंकि हमें खुद ही समझ में आता है, जो हम पहले दौड़ भाग लेते थे ना, अब उतना नहीं कर पाते, तो ये फेज़ बहुत सारे फिजिकल चैलेंजेस लेके आता है। करियर एंड फाइनेंशियल प्रेशर, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर इसमें होता है।
अब ये जो होती है ना, ये हमें जॉब के एंड की तरफ लेके जा रही होती है। तो उस टाइम पर ऐसा लगता है कि अब आगे के लिए सेविंग्स है या नहीं है, उन सेविंग्स में से अपने बच्चों का कैसे करना है, उन सेविंग्स में से कैसे-कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, तो वो प्रेशर होता है। कोई कितना भी सोचे कि वो नहीं लेगा प्रेशर, पर इट ऑटोमैटिकली बिल्ड होने लगता है। करियर को लेकर भी होता है कि करियर में हम जैसे एज बढ़ती है ना, तो उतना एनर्जी से इनपुट नहीं दे पाते। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो बहुत इनपुट ना दे पाने की वजह से एक डर भी बना रहता है कि कहीं मैं जॉब से ना फायर कर दिया जाए। या गवर्नमेंट में भी होता है, लोग उतना इफ़ेक्टिवली नहीं कर पाते तो उनसे उतनी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रह जाती। तो हेल्थ की वजह से भी यहाँ पे करियर और फाइनेंशियल प्रेशर्स को देखने को मिलता है। अच्छा, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो होती ही हैं। मैनी एडल्ट्स केयर फॉर बोथ ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एजिंग पेरेंट्स, जिससे उनको इमोशनल और फिजिकल एग्जॉशन भी फील होता है। कई बार चिड़चिड़े हो जाते हैं, इस एज तक आते आते देखेंगे आप, कई लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, है ना। उन वो लोग जिम्मेदारी निभाते निभाते भी थक जाते हैं, तो उनको लगता है हम बस यही करते रहते हैं। तो इसकी वजह से उनको काफ़ी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से एम्प्टीनेस सिंड्रोम की बात करेंगे, ये क्या होता है, ये फील होता है। अच्छा, एम्प्टीनेस सिंड्रोम का मतलब है, बड़ा नाम से ही समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से आपको, जो नेस्ट है वो एम्प्टी हो गया। नेस्ट एम्प्टी कब होता है, जब उसमें चिड़िया के जो बच्चे हैं वो उड़ जाते हैं, तभी तो एम्प्टी होगा वो। तो पेरेंट्स बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, पर ये वो जो फेज़ होता है ना, अगर पेरेंट्स 50 अराउंड हैं, 60 के आसपास बीच में कहीं हैं, तो उस समय पर उनके बच्चे जो होते हैं लगभग ऐसी स्टेज पे होते हैं कि वो अपने करियर की सर्च में जा रहे होते हैं, यानी वो खुद भी अर्ली एडल्टहुड में होते हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को फ़ील होता है कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे बच्चे भी हमारे पास से चले गए, तो वो एम्प्टी फ़ील करते हैं, अकेलापन महसूस करने लगते हैं। उसी को हम कहते हैं एम्प्टीनेस सिंड्रोम। ये फैमिली में इसीलिए डला है क्योंकि फैमिली के ही अलग हो जाने की वजह से ऐसा फ़ील होता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट, मिड लाइफ क्राइसिस भी हो सकता है। मिड लाइफ क्राइसिस का मतलब होता है कि हम रुक कर अपने लाइफ में कई बार ये इवैल्यूएशन करते हैं कि हमने क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या अचीव किया। मिड लाइफ वैसे तो इस स्टेज पे आके हम कह रहे हैं, पर ये इवैल्यूएशन हम कभी भी करते हैं और समझदार लोग करते हुए चलते हैं, जिससे कि वो अपनी लाइफ को आगे बेटर बना सकें। लेकिन सभी लोग अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं पर आकर ये इवैल्यूएशन ज़रूर करते हैं, और जब उन्हें महसूस होता है कि हमने कुछ हासिल नहीं किया, हम किसी क्राइसिस में चल रहे हैं, तो उसी को हम कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। ये इस फेज़ पे आके देखने को मिलता है जब पर्सन गिवर बहुत ज़्यादा होता है और उसको मिल नहीं पाता इन रिटर्न। इस फेज़ में अगर पेरेंट्स ने अपना सारा कुछ बच्चों में इन्वेस्ट कर दिया है, अब मुझे बागवान मूवी याद आ रही है फ़िलहाल, ये सब सोचते हुए मेरे माइंड में अमिताभ बच्चन की पिक्चर बन गई, वो घर याद आ गया मुझे जो उनका था। तो पेरेंट्स ने सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया बच्चों के ऊपर और उन्हें रिटर्न नहीं मिला, तो उन्हें फ़ील होता है कि हमारे पास क्या है ना? वहाँ पर जो है वो उनको फ़ील होता है कि ये जो लाइफ स्टेज है यहाँ पे हम खाली हाथ हैं, ऐसा उनको फ़ील होने लगता है। फियर ऑफ अनफुलफिल्ड ड्रीम्स और अ सेंस ऑफ टाइम रनिंग आउट कैन कॉज इमोशनल डिस्ट्रेस। ये जो मैं बात कर रही थी कि किस इंसान को लगता है कि लाइफ बहुत तेज़ी से जा रही है और मुझे बहुत कुछ करना है मैं खुद भी इस कैटेगरी में फॉलो हो जाती हूँ कभी कभी, नॉट एवरी टाइम, लेकिन सच में ऐसा कभी कभी फील होता है कि यार कितना कुछ करना है लेकिन टाइम ही नहीं हो पा रहा है, राइट। तो टाइम इन द लॉन्गर रन, नॉट टुडे टुमारो वाली बात नहीं चल रही है। तो ये होता है लोगों के साथ में कि वो फील करते हैं कि हम तो लाइफ में इतना आगे आ गए, हम तो ये कर ही नहीं पाए। अच्छा, जोक्स अपार्ट, अभी तो मैं मजाक के सेंस में भी कह रही थी, लेकिन एक्चुअल में पेरेंट्स को कई बार ये लगता है, मदर्स को कई बार ये लगता है कि हम तो बच्चों को ही बड़ा करने में लगे रहे, हम इसमें इतना लॉस्ट हो गए कि हम अपने लिए सोच ही नहीं पाए, हम अपनी कोई हॉबी परस्यू नहीं कर पाए, हम कुछ एक्स्ट्रा अर्न नहीं कर पाए। तो वो जो चीज़ें होती हैं ना, वो दिखाती हैं कि पर्सन क्राइसिस फील कर रहा है किसी न किसी तरीके का, और साइमल्टेनियसली पर्सन अपनी ग्रोथ के बारे में भी सोचता है, रिफ्लेक्शन करता है और सेल्फ एवेल्यूएशन तो करता ही है। रिलेशनशिप डायनामिक्स की बात करें तो कई बार मैरिजेस में रोल और एक्सपेक्टेशंस की वजह से डिफ़िकल्टीज़ भी आ जाती हैं, क्योंकि हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं ना, तो हमारा जो अप्रोच है ना इस समय पे, वो नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ जाना है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पॉजिटिव ही होता है, सब कुछ नेगेटिव ही होता है, इट इज़ ऑलवेज अ मिक्स ऑफ बोथ, पर हमें अपने आंसर के हिसाब से बात करनी है, राइट। फ्रेंडशिप माइट इवॉल्व और फेड एंड सोशल आइसोलेशन में बिकम अ कंसर्न, ये भी होता है, हमने बात की थी। तो फिर भी इन चैलेंजेस के बाद ये जो मिडिल अडल्टहुड है, ये एक रिकंस्ट्रक्शन का टाइम हो सकता है, क्योंकि हम अपने जो भी हमने अब तक लाइफ में एक्वायर किया, अगर हम उसको इवैल्यूएट करें, रीअसेस करें, चीज़ों को देखें, समझने की कोशिश करें, तो बहुत कुछ किसी भी पॉइंट पे स्टार्ट किया जा सकता है। अब लेट अडल्टहुड में क्या चैलेंजेस होते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, ये तो क्वेश्चन एक तो बहुत पूछा जाने वाला है, लेट अडल्टहुड यानी ओल्ड एज, क्वेश्चन आ सकता है चैलेंजेस इन ओल्ड एज, तो प्लीज़ राइट द सेम पॉइंटर्स, बात एक ही है,
पता नहीं मैं इतनी बार आप लोगों को बता रही हूँ, मुझे लगता है इतनी बार बताने से याद हो जा रहा होगा, है ना। पता नहीं मुझे रटाना क्यों है आप लोगों को, जबकि मैं समझा रही हूँ इतना कॉन्फिडेंटली, तो मुझे खुश होना चाहिए कि बस मेरे स्टूडेंट समझ रहे होंगे। तो ओल्ड एज में क्या चैलेंजेस होते हैं, अब इसकी तरफ बाद में जाएंगे, पहले आपका और मेरा कॉन्वर्सेशन हो जाए। खैर वन वे ही चलेगा, बट फिर भी ओल्ड एज में सबसे बड़ा चैलेंज है अपनी हेल्थ को मेंटेन करना। ये सबसे बड़ा, ये टॉप है, ये फर्स्ट पॉइंटर पे आना चाहिए, चाहे आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन आपके आंसर में आना चाहिए। दूसरी चीज़ है इमोशनल लेवल पर सेफ्टी सिक्योरिटी फील करना, राइट, कि हमारे जो फैमिली है वो जा रही है, एम्प्टीनेस सिंड्रोम यहाँ भी एक्सपीरियंस करते हैं पेरेंट्स, गार्जियन जो भी होते हैं। उसके अलावा फाइनेंसिस को लेके टेंशन होना, क्योंकि हर कोई पर्सन फाइनेंसिस पे उतना स्ट्रांग नहीं होता है मैनेज करने में। अर्न करने में तो बहुत लोग हो सकते हैं, लेकिन उसको मैनेज करने में सब लोग नहीं होते हैं। इसीलिए हर पर्सन अच्छा अर्न करके भी बिलो लेवल रह जाता है। जितना वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकता है, जितना वो चीज़ें कर सकता है लाइफ में आगे अपग्रेड कर सकता है, नहीं कर पाता। हर कोई नहीं कर पाता, सबका अपना अपना लेवल होता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। ब्रेन के लेवल पर भी देखें तो कॉग्निटिव फंक्शंस में बहुत ज़बरदस्त डिक्लाइन होने लगता है, भूल जाना, चीज़ों को याद ना आ पाना। ये हेल्थ से हम अलग लेके चलेंगे, क्यों, उसका रीज़न समझिए क्यों लेके चलेंगे। क्योंकि लेट अडल्टहुड में ये दोनों ही बड़े इशू हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं फिजिकल हेल्थ एक बड़ा इशू है, तो उसको पार्ट किया जा सकता है। एक पार्ट हम टोटली फिजिकल हेल्थ रिलेटेड कर लेंगे जो इलनेस से रिलेटेड होगा, और दूसरा हम ब्रेन से एसोसिएट कर देंगे, कॉग्निटिव डिक्लाइन से एसोसिएट कर देंगे। तो दो बड़े पॉइंटर्स बन जाएंगे ना, बजाय कि आप एक पॉइंटर के अंदर बहुत सारा लिखें और फिर छोटे 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 हो। तो उससे अच्छा है कि उसको स्प्लिट कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए, तो कहाँ थी मैं, हाँ यहीं पे थी। लेट एडल्टहुड जो है वो लगभग 65 की एज का ऑनसेट से माना जाता है, पर इसमें बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। हमारे लाइफ की फाइनल स्टेज होती है, और यहाँ पे हर तरीके का हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, सोशल हो, एग्जिस्टेंशियल अडेप्टेशंस हो, कुछ भी हो। पहले हमने कहा था फिजिकल की बात करेंगे, और फिजिकल में दोनों की बात करेंगे। डिक्लाइन फिजिकल स्ट्रेंथ बिल्कुल भी डिनाई करने वाली बात नहीं है। इलनेस बहुत सारी हो जाती हैं यहाँ पे। एजिंग ब्रिंग्स अबाउट डिक्रीज एनर्जी लेवल, फिजिकल स्ट्रेंथ का खो जाना, इंक्रीज ससेप्सिबिलिटी टू इलनेस, रूटीन एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर ये डिफ़िकल्ट होने लग जाती हैं। बीपी की प्रॉब्लम होने लगना, हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ होना, शुगर कंट्रोल न रहना, इस तरीके के प्रॉब्लम जो कॉमनली ऑब्जर्व की जा सकती हैं क्रॉनिक इलनेस की फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें एक डिपेंडेंस की फॉर्म क्रिएट करती है। ये हेल्थ ही तो होती है जिसकी वजह से पेरेंट्स को डिपेंडेंसी फील होने लगती है अपने बच्चों पर, राइट। और ऐसे में अगर वो एम्प्टीनेस सिंड्रोम को फील कर रहे होते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है सिचुएशंस को मैनेज करना। एट द सेम टाइम कॉग्निटिव और मेमोरी इश्यूज़ भी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम, अमनेजिया हो जाना, फॉरगेटिंग की प्रॉब्लम, चीज़ों को भूलना, मेमोरी न रख पाना, होल्ड ना कर पाना, रिटेंशन ना होना, अटेंशन भी ना बना पाना, इसके अलावा समझ ना पाना। आपने देखा होगा ओल्ड एज में कई बार हम कोई बात कहते हैं, हमारी जो स्पीड है ना वो नॉर्मल भी होगी, तब भी वो थोड़ा परेशान हो जाएंगे, मतलब ऐसे नहीं समझ पाएंगे, वो कहेंगे फिर से बताओ, या फिर आपको खुद ही बताना पड़ जाएगा, उनका एक्सप्रेशन ऐसा होगा। तो वो क्यों, क्योंकि अटेंशन नहीं फोकस हो पाता उनका उस टाइम पर, आपकी बात को समझ नहीं पाते। ऐसा नहीं कि लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं या कंटेंट नहीं वो जानते हैं, ऐसा नहीं होता है उनके साथ में, लेकिन उनके समझने की बात प्रॉब्लम होने लगती है, अंडरस्टैंड करना। और इस वजह से कई बार मिसकम्युनिकेशन भी कर बैठते हैं। कई बार घर परिवार में जो लड़ाइयाँ झगड़े हो जाती हैं वो मिसकम्युनिकेशन की वजह से भी हो जाती है, क्योंकि हम कहते कुछ है समझ कुछ और लेते हैं। तो सब उन्हें समझाना भी ज़रूरी हो जाता है। कई और इस तरीके के जितने भी कॉग्निटिव इश्यूज़ हो सकते हैं, काफ़ी हद तक वो फील करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रीफ एंड लॉस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं मिस कर गई थी बताने से, पर ये इमोशनल वाले में हम जोड़ सकते हैं, आप अलग से भी लिख सकते हैं। कई बार देखा गया है इमोशनल लेवल पर बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं ओल्डर पेरेंट्स ओल्ड एज में, क्योंकि कुछ ना कुछ लाइफ में अब इतनी बड़ी ज़िंदगी जी ली है, तो कुछ ना कुछ तो लॉस सबके साथ होता ही है किसी भी फॉर्म में। हमेशा ज़रूरी नहीं है वो लॉस किसी पर्सन का ही हो, किसी उसके जाने से ही हो। कई बार इंसान होता है कि उसकी कोई चीज़ का लॉस हो जाता है, कोई फाइनेंशियल लॉस बड़ा हो जाता है, उससे नहीं उबर पाता, या किसी तरीके का स्ट्रगल उसको झेलना पड़ जाए। तो जिस भी तरीके का है वो ग्रीफ, किसी भी तरीके का लॉस है, वो पर्सन को आइसोलेशन, सैडनेस और डिप्रेशन की तरफ भी ले जा सकता है। हो सकता है कोई सपोर्ट सिस्टम लॉस कर हो जाए, बच्चे इतना दूर चले जाएं कि वो बहुत अकेले रह जाएं, कुछ भी, एनीथिंग, है ना। ग्रीफ तो ग्रीफ है, अब क्या पता किसके संग कैसा ग्रीफ रहेगा, बट फिलहाल वो
तकलीफ़ तो देता है। सोशल डिस्कनेक्शन, ये सोशल डिस्कनेक्शन में इसमें हम कनेक्ट कर रहे हैं रीलोकेशन ऑफ चिल्ड्रन, अकेले रहने की वजह से भी होता है। और सोशल सर्किल भी छोटा होने लगता है, क्योंकि सर्किल कैसे छोटा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ही हमेशा दूर जाएँ। कई बार पेरेंट्स को ही बच्चों के साथ अपनी लोकेशन छोड़ के जाना पड़ता है। अब एक नॉर्मल सिटी में रहने वाले पेरेंट्स जिनको अपने आसपास की लोकेशन में जो वो काफ़ी समय से रहते आए होते हैं, उनसे मिलना जुलना, बात करना, उनके हालचाल लेना एक उनका नॉर्मल रूटीन होता है। अब वो पहुंच जाते हैं अपने बच्चों के साथ ऐसी बड़ी सिटी में जहाँ पे वो दरवाजे के बाहर कौन है नहीं पता, नहीं कम्युनिकेशन होता है। हर सिटी का अपना अपना एक तरीका होता है रहने का, लाइफ का। ऐसे में उन्हें वहाँ पे अच्छा नहीं लगता, तो ऑटोमेटिकली सर्किल उनका छोटा होता जाता है, लोग भी इंटरेस्ट नहीं लेते। तो कुल मिला के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिससे सोशल डिस्कनेक्शन डेवलप होता जाता है और जो ओल्डर पेरेंट्स होते हैं वो अकेला महसूस करते हैं। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, ये तो है ही है। कई बार पेरेंट्स जो एक्चुअली फाइनेंसिस के लिए बच्चों पर डिपेंडेंट होते हैं, ये तब भी हो सकता है जब अगर फैमिली में सिर्फ फादर अर्न करने वाले थे, मदर अर्न करने वाली नहीं थी, और फादर की डेथ के बाद मदर जो है वो पूरी तरीके से बच्चों पर डिपेंडेंट हो जाती है। अब डिपेंडेंस तो बड़ी ही बेकार चीज़ है, किसी भी स्टेज पे इंसान को देखनी पड़े तो उसकी वजह से जो ये फियर ऑफ डिपेंडेंसी है ना, ये भी और मैं एक साथ कवर कर रही हूँ। तो फाइनेंसेस की इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है कि अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मुझे पैसे मांगने पड़ेंगे, है ना, जिसकी वजह से वो मेंटली भी डिस्टर्ब रहते हैं। और कई बार लोग नहीं भी वो एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब कई बार ऐसा होता है मदर्स जो होती है वो एक्सपेक्ट करती है कि हमारा बच्चा भी हमारा उस तरह से ध्यान रखे जैसे हम उसका बचपन में रखते थे। वो हमसे हर चीज़ मांगता नहीं था, हम उसका ध्यान रखते थे, पर वो कभी रिवर्ट नहीं होता तो इमोशनल डिस्ट्रेस भी हो जाता है। तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी हो सकती है और फियर ऑफ डिपेंडेंसी तो होता ही है। नॉट इन एवरी 100% केसेस में नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में होता ही है, क्योंकि कुछ भी नहीं है ना, अगर फाइनेंसिस की डिपेंडेंसी नहीं भी है तो हेल्थ की वजह से एक फिजिकल डिपेंडेंसी तो हो ही जाएगी, ये पता तो होता ही है इंसान को। अच्छा, एग्जिस्टेंशियल एंड स्पिरिचुअल क्राइसिस, इसका मतलब क्या हुआ कि ओल्डर एडल्ट जो होते हैं वो अपनी लाइफ, सक्सेस, रिग्रेट, मीनिंग, इन सब चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं, जिसकी वजह से उनको एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी हो सकती है। क्योंकि देखिए लाइफ एक बड़ा फेज़ है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आप जितना जी कर आए हैं उसी में देखिए, इवैल्यूएट करिए, आपको पता चलेगा आपने बहुत कुछ खोया भी होगा। आप अचीवमेंट्स की बात करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ आपने लॉस किया होगा। कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है हमें इस दुनिया में, हम जो कुछ भी हासिल कर रहे हैं उसके बदले कुछ तो पे कर रहे हैं इन एनी फॉर्म। तो जब हम उसको इवैल्यूएट करते हैं ना और ये सोचते हैं कि जो हमारा लॉस था, क्या वो हमने जो गेन किया है उससे छोटा था या बड़ा था, तब कई बार ऐसा फील हो सकता है, हमें वो एंग्जाइटी दे सकता है। तो वो सब चीज़ें ओल्डर एज पे आते आते ज़्यादा भी फील होने लगती हैं, क्योंकि ऐसा भी आप कह सकते हैं कि इस एज में हम किसी वर्क में कमिटेड नहीं होते। नॉर्मली मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो थोड़ा फ्री होते हैं, तो जब फ्री होंगे तो आप 10 बातें सोचेंगे, 50 बातें आपका माइंड जो है डिस्टर्ब करेंगी, तो नेचुरली भी हो ही जाता है। तो कुछ काइंड ऑफ एंग्जाइटी वो फील कर सकते हैं। जो उनको एडिक्वेट एल्डर केयर मिलनी चाहिए, कई बार उसमें लैक हो जाता है। बच्चे कोशिश करते हैं, बहुत प्यार करते हैं पेरेंट्स से, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अगेन सब कुछ नहीं हो पाता उस तरीके से, जिसकी वजह से वो काफ़ी ड्रेन्ड फील करते हैं। तो ये सब चैलेंजेस हैं जो ओल्ड एज में होते हैं। देखिए ना, मुझे नहीं लगता कोई पॉइंट छूटा है हमारा। अब छूटा भी होगा तो आप उसको मेंटेन करेंगे, अपने एग्जाम में बढ़िया से करके लिख के आएंगे, राइट। अब हमारा टॉपिक है एजिंग इश्यूज़ इन मिडिल अडल्टहुड। आपको ना एक और मज़ेदार बात बताऊँ मैं आज के वीडियो में, आपको ऐसा लगेगा सारे टॉपिक एक जैसे हैं, मिडिल अडल्टहुड फिर ये वो सब एक जैसा लगेगा आपको। मुझे खुद पढ़ाते वक्त ऐसा फील हो जाता है कभी कभी, क्योंकि मिडिल अडल्टहुड और ओल्ड एज ये बहुत ही नज़दीक हैं, बड़े ही पास पास हैं। उधर वो 40 से शुरू होकर 60 तक जाता है, मुझे तो लगता है पूरा 40 से जो भी हमारी लाइफ होती है उसके बाद वो सब एक जैसा ही मैक्सिमम होता है, कुछ चीज़ों को छोड़ के। फिजिकल हेल्थ के केस में थोड़ा सा बेटर होते हैं मिडिल अडल्टहुड में, पर काफ़ी चीज़ें मैच होती हैं, तो इस वजह से जब आप लिखेंगे चीज़ों को ना तो काफ़ी सिमिलर भी लग सकती हैं। एजिंग इशू का मतलब हो गया कि मिडिल अडल्टहुड पर आने पर कौन से वो फेजेस होते हैं जिससे हमारी एज डिफाइन होने लगती है। हम कहते हैं ना कि वो क्या कहना चाहिए, बूढ़े हो रहे हैं, बड़े एज के जा रहे हैं, मतलब आगे वाली एज में जा रहे हैं। तो वो कौन कौन से एजिंग इशू है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्हीं की बात करेंगे। मिडिल अडल्टहुड में जो कि 40 से टिपिकली 65 होती है, वो ग्रेजुअल होता है लेकिन नोटिसेबल चेंजेस होते हैं यहाँ पे। और क्या क्या चेंजेस होते हैं, आइए उसी पे आगे आ जाते हैं क्विकली। फिजिकल एजिंग, फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टैमिना में डिक्लाइन नोटिस होने लगता है। जैसे नोटिस होना और नज़र आना दो अलग बातें हैं। हम किसी चीज़ को नोटिस कर रहे हैं ना तो मतलब कुछ चेंज हो रहा है, पर वो उस तरीके से नहीं है कि वो हर वक्त दिखे। ओल्ड एज में जो फिजिकल चेंजेस होते हैं क्लियरली नज़र आते हैं, क्लियरली।
ठीक है। तो फिज़िकल एजिंग में काफ़ी सारे फिज़िकल चेंजेस जो होते हैं उनमें डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है, और हियरिंग लॉस हो गया, विजन रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, वेट गेन, हेयर फॉल, ये सब चीज़ें कॉमन है। हार्मोनल चेंजेस होता है, विमेन में मेनोपॉज की कंडीशन आती है जिससे उन, और मेन में भी होता है, टेस्टोस्टेरोन में डिक्रीज़ हो देखने को मिलता है जिससे उनकी सेक्सुअल हेल्थ में भी डिक्लाइन होता है, एनर्जी लेवल में भी डिक्लाइन होता है। कॉग्निटिव कंसर्न, प्रोसेसिंग स्पीड डिक्लाइन होने लगती है। आप ना ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे इश्यूज़ थे ओल्डर एज वाले, उनका लाइटर वर्जन यहाँ पे आपको लिखना है, मतलब आपको नोटिस होने लगते हैं, नज़र आने लगते हैं, उस तरीके से आपको लिखना है। मैं बता रही हूँ आपको 40 से लेके आगे तक में चीज़ें काफ़ी सिमिलर ही होती हैं। हम सभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स में ऑब्जर्व करते हैं, वही सबसे देखते आ रहे हैं। हेल्थ इश्यूज़ में भी क्या है, देखिए जैसे हमने वहाँ पे अभी ओल्ड एज में बात करी थी चैलेंजेस में, कि जो इशू हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, फिजिकल इलनेस है, वो क्लियरली दिखने लगती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो दे ऑल आर एट रिस्क, उनके होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है यहाँ से, तभी तो वहाँ आगे जाके बिगड़ेंगी बातें। साइको सोशल इम्पैक्ट बात करें तो फिज़िकल अपीयरेंस में चेंजेस होना और बॉडी में चेंजेस आना, जैसे विमेन गिव बर्थ टू द चिल्ड्रन, जिसकी वजह से उनकी बॉडी डिफरेंट होने लगती है। मेन भी आफ्टर सर्टेन एज उनका भी पेट बढ़िया निकल जाता है, काफ़ी हेल्दी वेल्दी दिखने लगते हैं, तो उसकी वजह से भी, बॉडी इमेज की वजह से भी कई बार सेल्फ एस्टीम लो होने लगती है, उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, मतलब वो ये फील करते हैं वी आर नॉट यंग इनफ नाउ, वो बात आती है माइंड में, जिसकी वजह से वो मिड लाइफ क्राइसिस को फील कर सकते हैं और अपने गोल्स, अपने अचीवमेंट्स को लेकर इवैल्यूएटिव हो सकते हैं, राइट। अब ओल्ड एज में क्या क्या एजिंग प्रोसेस में इश्यूज़ होते हैं, ये काफ़ी सिमिलर है, तो इसे क्विकली कवर करूँगी मैं। एजिंग प्रोसेस में यानी ओल्ड एज में, अब आप एक बात समझिएगा, वहाँ हमने चैलेंजेस की बात की थी, ये इन पर्टिकुलर एजिंग के प्रोसेस में क्या इश्यूज़ होते हैं उनकी बात है, राइट। फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ होना, जो हमने बात की थी कि फिज़िकल हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं ओल्ड एज में वो कॉमन रहेंगे। कॉग्निटिव डिक्लाइन कॉमन रहेगा, कॉग्निटिव डिक्लाइन में, कि वो सब बातें हैं जो मैं क्विकली अभी जस्ट अभी कवर करके ख़त्म हुई हूँ। पता नहीं मैं कभी स्क्रॉल तेज़ी से करूँ, मुझे ऐसा लगने लगता है कि मतलब इज़ इट ओके, क्या मेरे स्टूडेंट्स को वो बात तो समझ में आ रही होगी ना, कि ऐसा तो नहीं मैं दौड़ रही हूँ फटाफट से, वो मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हम एजिंग इशू की बात करें कि जब एज बढ़ती है तो किस तरीके से चीज़ें बदलती हैं। इन अ वे बात एक ही है, अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत कहीं माइनर डिफरेंस आपको दिख गया तो बात एक ही है, वरना कॉग्निटिव डिक्लाइन आप जानते हैं कैसे होता है। इमोशनल और मेंटल हेल्थ में पर्सन जो होते हैं ओल्ड एज में आके लेफ्ट आउट फील कर सकते हैं, अलोन फील कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ डिटोरिएट हो सकती है। सोशल आइसोलेशन वो फील करते हैं, उन्हें फील होता है कि रिटायरमेंट हो जाने की वजह से, रीलोकेट होने की वजह से, देखिए सारे टॉपिक्स वही हैं। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी यानी कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी फील होती है, जो पेंशन वगैरह सेव नहीं कर पाते, सेविंग्स नहीं होती, उनको फील होता है कि हम डिपेंडेंट हैं। ऑटोनॉमी में भी लॉस आता है, यानी कि क्रॉनिक इलनेस की वजह से दूसरों पे डिपेंडेंसी हो जाती है, डेली टास्क परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको लॉस ऑफ ऑटोनॉमी फील होता है। और कई बार एल्डर जो होते हैं वो नेगलेक्ट फील करते हैं, इमोशनल मिसट्रीटमेंट उनके साथ होता है, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करते हैं। तो कुल मिला के एजिंग का प्रोसेस जो है वो यही दिखाता है कि एजिंग के प्रोसेस में आपने देखा कुछ पॉजिटिव हमने यहाँ नहीं देखा। अब क्योंकि ये एजिंग का प्रोसेस था इसलिए पॉजिटिव नहीं देखे हमने, तो एक तरीके से चैलेंजेस ही तो चैलेंजेस थे यहाँ पे भी, ये सारी डिफ़िकल्टीज़ ही फेस करनी थी, क्योंकि एजिंग का प्रोसेस एटलीस्ट इस टाइम पर तो कुछ पॉजिटिविटीज़ नहीं लेकर आता। हाँ, आप चाहें तो एजिंग के प्रोसेस में कुछ पॉजिटिव्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि इमोशनली बहुत ज़्यादा पर्सन स्टेबल भी हो सकता है, उसके पास एक्सपीरियंस होता है जिसकी वजह से वो एक अथॉरिटी फिगर की तरह फील करता है। तो अगर आप ये सब भी ऐड करेंगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। फैमिली लाइफ अप्रोच ड्यूरिंग अडल्टहुड, फैमिली लाइफ की बात करेंगे। फैमिली लाइफ अप्रोच क्या होती है ड्यूरिंग अडल्टहुड, रेफर्स टू द इवॉल्विंग रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड इंटरैक्शन विद इन द फैमिली सिस्टम अक्रॉस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अडल्ट लाइफ, यानी 21 से लेके टिल डेथ जो हमारा फेज़ है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, उसमें फैमिली लाइफ अप्रोच क्या होती है। अब हर स्टेज पे अलग अलग होती है। अर्ली एडल्टहुड में फैमिली लाइफ अप्रोच में हम पार्टनर को चूज़ करना, इंटीमेसी इस्टेब्लिश करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना, पेरेंटहुड की बिगनिंग करना और चाइल्ड को रेज करना, इतने काम करते हैं, यही तो करते हैं। 21 से 40 के बीच में सबके संग यही होता है। हाँ, आगे पीछे हो सकती है चीज़ें, ऑफकोर्स होती भी हैं, किसी कोई फिक्स डेट तो है नहीं। तो ये हमारे अर्ली एडल्टहुड में हो गया कि फैमिली के फाउंडेशन को इस्टेब्लिश करना अर्ली एडल्टहुड का काम है।
यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ना, ये सब चीज़ें होती हैं। अब मिडिल एडल्टहुड में क्या होता है, जो कि सैंडविच जनरेशन होती है, यहाँ पे मल्टी जनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं। मिडिल एडल्टहुड में पेरेंटिंग, अडोलेसेंस को पेरेंटिंग करना अपने आप में एक चैलेंज होता है, जो मैं बात भी करी थी प्रीवियस वीडियो में। और एजिंग पेरेंट्स का ध्यान रखना भी बात होती है, और साथ में खुद के मैरिटल इश्यूज़ या कॉन्फ्लिक्ट के फैमिली डायनामिक्स को मेंटेन करके चलना भी एक पूरी जिम्मेदारी का काम होता है। तो यहाँ पे फैमिली डायनामिक्स पूरी तरीके से, फैमिली अप्रोच साइकिल जो है वो बिल्कुल बदल जाती है, राइट। बच्चों को गाइड करना, इंडिपेंडेंस के टुवर्ड्स मैरिटल सेटिस्फैक्शन की तरफ देखना, ये सब चीज़ें होती हैं। अब लेट एडल्टहुड में ग्रैंड पेरेंटिंग और इमोशनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स बनना और अपनी लाइफ को एक नया पर्पस देना, लॉस ऑफ अ स्पाउस को एक्सपीरियंस करना, रिटायरमेंट, इंडिपेंडेंस रिड्यूस होते जाना, फिजिकल इलनेस ज़्यादा होने लगना, ये सब चीज़ें जो हैं वो लेट एडल्टहुड में हमें फैमिली लाइफ अप्रोच में देखने को मिलती हैं। तो मैंने कोई क्लिक कर दिया है, आप चाहे तो डिस्क्राइब और लंबा कर सकते हैं, क्योंकि इन पे तो बात चल रही है इतनी देर से, हर स्टेज में हम यही तो बात कर रहे हैं कि कब क्या होता है, कब क्या करते हैं, तो वही सारी बातें हैं, उन्हीं बातों को एक्सपेंड करना है। पॉइंटर्स में यहाँ पे डिफाइन मैंने कर दिया है। फैमिली लाइफ अप्रोच की इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंटरजनरेशनल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करती है, इमोशनल रेजिलियंस को इनकरेज करती है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग को शेयर करने की कोशिश करती है। मतलब जब हम फैमिली थेरेपी देते हैं ना, मैं वहाँ पे जोड़ती हूँ आपको, खैर वो भी आपका सेकेंड ईयर का पार्ट है, उसमें हम ये चीज़ समझते हैं कि जब हम फैमिली काउंसलिंग करते हैं ना, तो फैमिली के सभी मेंबर्स को उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फैमिली एक ऐसी चीज़ है, एक छत के नीचे रहने के पर हम सबको एक दूसरे का साथ देना है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं मैंने अपना काम कर लिया, वो करे या ना करे, वो नहीं करेगा तो इफ़ेक्ट आएगा। इसीलिए जो फैमिली लाइफ अप्रोच है, ये हमें ये बताती है कि सारी जनरेशन मिलके एक ही घर के नीचे, जॉइंट फैमिली है अगर खास तौर पे, तब सब लोग मिलके चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, और सबकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हर तरीके की हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है। और अडल्टहुड में ये जो फैमिली लाइफ अप्रोच है, ये हमें बताती है कि कैसे चेंजिंग रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे रिलेशनशिप को चेंज ज़रूर करते हैं, लेकिन फिर भी हम एक अच्छी सस्टेनेबल लाइफ को जी सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लेविंसन सीजन ऑफ लाइफ थ्योरी। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। 10th वीडियो तक आते आते हो सकता है थक गए हों पढ़ते पढ़ते, पर मुझे नहीं लगता ये तो इतना इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई थकान आपको होनी चाहिए। डैनियल लेविंसन जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सीजन ऑफ लाइफ थ्योरी एक्सप्लेन करी। किस पर बेस्ड थे ये? अडल्ट के डेवलपमेंट पर। उन्होंने कहा कि अडल्टहुड इज़ नॉट अ सिंगल कॉन्टिन्यूअस फेज बट रादर अ सीक्वेंस ऑफ स्टेज और सीजन्स, जिसमें हम स्पेसिफिक टास्क, चैलेंजेस और ट्रांजिशंस होते हुए देखते हैं। सीजन्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट सीजन ऑफ लाइफ हम देखते हुए चलते हैं। अच्छा, ये सच भी है? आप ही बताइए। लेविंसन तो बाद में कुछ कहेंगे, आप खुद ही सोचिए इस बात को कि 21, 65 ज़िंदगी पूरी काया पलट हो जाती है, एकदम से पूरी 360 डिग्री बदल जाती है। तो ऐसे में फेजेस तो आएंगे ही, तो हम डिफरेंट सीजन्स को जीते हैं, राइट। तो उन्हीं की बात यहाँ पे ये करते हैं। अब ये जो थ्योरी है, दिस इज़ बेस्ड ऑन लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ ऑफ मैन बिटवीन द एजेस ऑफ 35 एंड 45। इस उम्र के एजेस को के पहले मैन को उन्होंने लिया था, बाद में विमेन को भी ले लिया था। अब ये इन्होंने इसलिए लिया था क्योंकि ये इस एज के लोगों को लेकर, क्योंकि ये पहले की लाइफ जी चुके हैं और आगे की लाइफ ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं, उसको कोऑर्डिनेट करते हुए उन्होंने अपनी थ्योरी क्रिएट की थी। It emphasizes life structure, meaning the underlying pattern of one's life at a given time, shaped by relationship, career, family, and personal values. Levinson believed that development continues through adulthood in predictable age-linked stages, each with its own structure and transition. हर एक स्टेज पर, adulthood के अंदर भी हर एक स्टेज पर हम देख पाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें प्रिडिक्टेबल होती हैं। जैसे हमने 40 से 60 में बात की, 60 से 80 में बात की, तो उस स्टेज पे हम समझ पा रहे थे कि ऐसी चीज़ें होती हैं, सबके साथ होती हैं, तो कुछ प्रेडिक्टेबल बिहेवियर होते हैं। अब इन्होंने सीजन ऑफ लाइफ स्टेजेस को डिवाइड किया। इन्होंने ये कहा कि प्री अडल्टहुड का जो फेज़ होता है वो बर्थ से 17 ईयर्स होता है। एक माइनर चेंजेस करने हैं मुझे, आप भी अपने नोट्स में कर लीजिएगा। बर्थ से लगभग 17 और 18 भी मिलेगा आपको कहीं कहीं पर, तो दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। बर्थ से 17-18 ईयर्स तक का जो फेज़ होता है वो प्री अडल्टहुड में होता है। अब आप सोचिए, ये बर्थ से लेके आ गए, इस फेज़ को बर्थ से लेकर आ गए, क्योंकि उन्होंने शुरू की चीज़ों को इतना कंसिडर नहीं किया। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो जब डेवलपमेंटल थ्योरीज देते हैं तो शुरुआत की चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन इनकी जो थ्योरी थी वो अडल्टहुड पे ज़्यादा फोकस करती थी, तो उन्होंने उस फेज़ को जस्ट टू
गिव अ नेम जस्ट टू इंक्लूड। अब छोड़ के भी तो नहीं चल सकते, भी तो नहीं कह सकते ना कि 17-18 ईयर्स में कोई बच्चा आता है दुनिया में, तो इसलिए उनको इंक्लूड तो करना ही था। तो उन्होंने ये इसमें चाइल्डहुड और एडोलेसेंस को ऐड करके 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स तक का टाइम दे दिया। इंडिविजुअल्स आर डिपेंडेंट बट ग्रेजुअली डेवलप ऑटोनॉमी एंड आइडेंटिटी। ये अडल्टहुड के ट्रांजिशन का एक फेज़ होता है, मतलब अडल्टहुड तक पहुंचने का ये एक फ़ेज़ है जो बर्थ से लेके इतने समय तक हमें देखने को मिलता है, जिसमें लोग अपना पढ़ाई पूरी करने के बाद फैमिली और होम को छोड़कर कॉलेज और वर्क की तरफ आते हैं। अर्ली एडल्टहुड की फिर उन्होंने बात करी, यहाँ से इन्होंने एक्चुअल डिवीज़न किया। अर्ली एडल्टहुड में इन्होंने 17 से 45 में ऐसे 3-4 पार्ट कर दिए, जिसमें पहला इन्होंने कहा कि अर्ली एडल्ट ट्रांजिशन है, इनको डिवाइड कर दिया, जहाँ पे एडोलेसेंस हमारा छूटता है, अडल्ट अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करता है, फिर अडल्ट वर्ल्ड में पहुँचता है। अच्छा, ये जो फेजेस है ना, ये आप अपने हिसाब से आगे पीछे 1 ईयर 2 ईयर का चलेगा, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। करियर इस्टेब्लिश करना, रिलेशनशिप बनाना, फिर रीवैल्यूएशन ऑफ अर्ली चॉइसेस। कई बार होता है ना, इस एज तक आते आते लोग सोचते हैं अरे मैंने शादी गलत कर ली यार, मैं गलत जॉब में चला गया, मैं इसके लिए बना ही नहीं था। ये सब 30 एज का ट्रांजिशन होता है, जहाँ पे करियर, रिलेशनशिप, एडजस्टमेंट, इन चीज़ों को लेके इंसान इवैल्यूएट करता है। और फिर एक अगर वो उस चीज़ों से फाइट या फ्लाइट करता है, अगर फाइट करेगा, उसे लगेगा नहीं मेरा पार्टनर ठीक नहीं है, मैं इसके संग नहीं रह सकता, तो वो छोड़ देगा, फिर नए सिरे से लाइफ शुरू करेगा। या फिर जॉब को लेकर है, या तो फ्लाइट पे चला जाएगा, फाइट मोड पे चला जाएगा, और जो भी होता है उसे एक्सेप्ट करके या फिर डिसाइड करके वो सेटल डाउन हो जाता है अपने कमिटमेंट्स के साथ में। और 30 से 40 ईयर्स तक का जो फेज़ है वो इसमें लगभग 40-45 तक का रहता है, ठीक है। फिर आता है मिडिल एडल्टहुड, जिसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। मिड लाइफ ट्रांजिशन, मिडिल एडल्टहुड में एंट्री और कल्मिनेशन। 3 पार्ट में क्या होता है, 40 से 45 के अराउंड लाइफ गोल का रीअसेसमेंट करता है, अचीवमेंट्स के बारे में सोचता है, फिर जनरेटिविटी की तरफ बढ़ता है इस फेज़ में, यानी वट एवर वी हैव एक्वायर्ड गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। और इस एज में आके अपने रोल्स को लेकर काफ़ी स्ट्रेंथन फील करता है और बाकी की जो लाइफ है उसके लिए प्लानिंग करता है। लेट एडल्टहुड, जिसको हम 60+ ईयर्स या 65+ कहते हैं, इसमें रिटायरमेंट, एजेस को एक्सेप्ट करना, ये सब आता है। और रिलेशनशिप, हेल्थ, इनके बारे में फोकस ज़्यादा बढ़ जाता है, इन चीज़ों को लेके, फैमिली डायनामिक्स को लेके फोकस बढ़ जाता है। ये जो थ्योरी है लेविंसन की, ये लाइफ में होने वाले ट्रांजिशंस को हाईलाइट करती है, ख़ास तौर से अडल्टहुड को लेके। आपने देखा ना, इन्होंने चाइल्डहुड पूरा गायब कर दिया और एडोलेसेंट को भी हटा दिया। उन्होंने कहा ये तो सिर्फ बिगिनिंग के फेज़ हैं, जिसके बाद पर्सन अडल्टहुड में एंटर करता है, क्योंकि उनकी थ्योरी ही उस तरफ की है। ये क्राइसिस और रीअसेसमेंट पे काफ़ी फोकस करती है। मैंने ओवरव्यू कराया है आपको इसका थ्योरी का, लेकिन आप भी अपनी तरफ से देखेंगे तो समझ पाएंगे। और डेवलपमेंट कंटिन्यूज़ वेल बियॉन्ड एडोलेसेंस, ये बात ये मानती है, और जितने भी एडल्ट लाइफ में स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं उनको हाईलाइट करती है। तो इसी के साथ हम लोग, मेरे ख्याल से हाँ, फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया है अपना MPC 002 एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे लिखने का मन कर रहा है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू फॉर योर एग्जामिनेशन। मुझे ब्लैंक पेज मिल गया इतना बड़ा, तो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई एम श्योर आप सेकंड पेपर बहुत अच्छा करके आएंगे, बहुत इजी आता है ये पेपर, रिलैक्स होकर जाइएगा, मस्त पेपर करके आइएगा। विशिंग यू गुड लक, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलती हूँ MPC 003 की सीरीज़ के साथ, टेक केयर, बाय बाय।